तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान का यानी भूगोल को पढ़ने वाले हैं। अध्याय नंबर 3 जल संसाधन के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। और इनका ऑलरेडी मैंने अध्याय नंबर 1 और अध्याय 2 को मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप इसे देख सकते हो। चलो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और जल संसाधन के बारे में जानते हैं। जल के कुछ रोचक तथ्य क्या मतलब कुछ फैक्ट जो जल संसाधन के अंतर्गत आता है। जैसे दुनिया में पानी की कुल मात्रा 96.5% समुद्र के रूप में मौजूद है, वही केवल 2% मीठे पानी के रूप में अनुमानित है। यानी दुनिया में जितने भी मात्रा पानी है वो 96.5% है, वही समुद्र में है। केवल 2.5% जो है मीठे पानी का क्या है सोर्स है। अब सेकेंड में देखते हैं कि भारत को विश्व वर्षा का लगभग 4% प्राप्त होता है। मतलब 4% ही क्या होता है, बारिश होता है पूरा विश्व में। और पानी के प्रति व्यक्ति वर्षा उपलब्धता के मामले में दुनिया में 133वें स्थान पर है, ये देख रहे हैं। अब 3 पॉइंट को देखते हैं कि ऐसी आशंका व्यक्त की जाती है कि 2025 तक भारत के बड़े हिस्से पानी की कमी वाले देशों या क्षेत्रों में शामिल हो जाएंगे। मतलब 2025 तक ऐसी समस्या देखने को मिलेंगे जो कि पानी ही नहीं होंगे, बहुत कम होंगे। और इसका क्या कारण है आगे समझेंगे। अब देखो जल दुर्लभता क्या है। तो जल दुर्लभता का जो अर्थ होता है क्या है, पानी की कमी होना। क्या होना, पानी की कमी होना। समझ गया होंगे। नेक्स्ट और स्लाइड करते हैं। और यहाँ दिया है जल दुर्लभता के कारण क्या है। जल दुर्लभता मतलब जल क्यों बर्बाद किया जा रहा है, इतना कमी क्यों हो रहा है, इनका क्या कारण हो सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट में दिया है कि बड़ी आबादी। आप देख रहे हो कि हर एक कंट्रीज में क्या है, करोड़ों लोग रहते हैं। वहाँ अंधाधुंध क्या कर रहा है, जल का प्रयोग किया जा रहा है। सेकेंड पॉइंट में देखोगे तो सिंचित क्षेत्रों और विस्तार करने के लिए जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है। आप देखो भारत जैसे देशों में क्या है, कृषि प्रधान देश हैं। इस वजह से भी क्या होता है, या बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो सिंचाई करते हैं, खेती करते हैं। तो ऐसी चीज़ों में क्या होता है, पानी की अत्यधिक क्या होता है उपयोग करना पड़ता है। तो इसी वजह से भी क्या हो जाता है, जल दुर्लभता का जो है ना पूरा एक कारण हो सकता है। नंबर पॉइंट 3, बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकरण के साथ पानी की अधिक मांग। मतलब जो बढ़ते शहरीकरण, जैसे जैसे शहरीकरण बसाया जा रहा है, औद्योगिकरण फैक्ट्री वगैरह लगाया जा रहा है, तो पानी की जो मांग बढ़ने लगी है ना। तो इससे भी जल दुर्लभता हो रहा है, कमी हो रहा है। 4 पॉइंट की बात करें तो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच पानी की असमान पहुंच। मतलब जो है लोगों के पास क्या है, असमान है कि पानी अगर कोई किसी के पास है, किसी जगह पे है तो हाँ ठीक है, लेकिन कोई और जगह जाओगे तो वहाँ पानी की इतनी कमी है कि उसको एक बूंद के लिए तरसना पड़ता है। 5 पॉइंट को देखें तो उद्योगों द्वारा पानी का अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है। अगर आप देखो कंपनीज लगा रहा है, बड़ा बड़ा फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, कारखाने लगा रहे हैं, तो वहाँ पर अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है। और इस वजह से अधिकांश जो समुद्र के पानी वो क्या होता है, उद्योग कारखाना फैक्ट्री वगैरह में क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, है ना। वही देखो शहरीकरण क्षेत्र में पानी का अत्यधिक दोहन हो रहा है। अगर आप देखोगे कि जो शहरीकरण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि शहरीकरण क्षेत्र में क्या होता है कि नहाना भी वही हो गया, कपड़ा धोना भी वही हो गया, तालाब वगैरह भी नहीं जाते हैं, है ना। तो वो क्या हो रहा है, नालियों के द्वारा दूषित किया जा रहा है। शहरी ज़्यादा क्या कर रहा है, पानी का उपयोग कर रहा है। आगे देखें तो औद्योगिकरण और पर्यावरण शहरीकरण किस प्रकार जल दुर्लभता के लिए उत्तरदायी हैं। मतलब कहने के क्या मतलब कि जो औद्योगिकरण है और शहरीकरण है वो जल दुर्लभता के लिए उत्तरदायी है। क्यों इन दोनों को सबसे ज़्यादा पॉइंट आउट किया गया, इम्पोर्टेंस दी गई है। इनका बहुत सारे रीजन्स हैं, क्योंकि अधिकांश जल दुर्लभता का कारण औद्योगिकरण और शहरीकरण बनता है।
अब कैसे, पॉइंट बाई पॉइंट समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट में दिया है कि स्वतंत्रता के जो पश्चात भारत में तेजी से औद्योगिकरण हुआ। 1947 में जब फ्रीडम मिला तो उस समय क्या हुआ कि तेजी से लोग क्या हो गया, फैक्ट्री बनाने लगे, कारखाना बनाने लगे, डेवलप करने लगे, है ना। तो इससे क्या हो गया, पानी की आवश्यकता और बढ़ गई। तो इससे क्या हो गया कि जल दुर्लभता का एक बहुत उत्तरदायी कारण बन गया। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो उद्योगों की बढ़ती जनसंख्या के कारण अलवणीय जल का अत्यधिक उपयोग, मतलब तो हमें हमने पढ़ा था कि बहुराष्ट्र कंपनीज क्या है ना। और अब हम लोग बहुराष्ट्र कंपनी के बारे में जान चुके हैं क्या है। अब देखते हैं कि जल विद्युत। अब जल विद्युत क्या है। अब जल विद्युत की ऊंचे स्थानों से जल धारा को नीचे गिराकर उत्पन्न की गई जो धाराएं, जो पानी है, और इससे क्या बनाया जाता है, विद्युत, मतलब एक बिजली बनाया जाती है, जल विद्युत बोला जाता है। आप जब अपने घर में जो बिजली चलती है वो जल विद्युत है। तो आप समझ गए होंगे। फिर देखते हैं कि एक नवीकरणीय संसाधन होता है भी जल के संरक्षण या प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। मतलब एक नवीकरण संसाधन जो कभी खत्म नहीं होने वाले संसाधन है ना, जैसे जल हो गया, और इनकी आवश्यकता क्यों है कि हमें इसको बचाना क्यों जरूरी है ना। तो यहाँ देखो क्यों जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट में देखो तो विश्व में केवल 2.5% ही ताजा जल है, मतलब 2.5 पीने लायक पानी से है। वही सेकंड पॉइंट में देखें तो जल संसाधनों का अति दोहन हो रहा है। आज की युग में जल का जो इम्पोर्टेंस इतना बढ़ गया है कि जल जो है ना बहुत इम्पोर्टेंस है, मानव के लिए, पशुओं के लिए, वनस्पतियों के लिए, है ना। नंबर 3 पॉइंट में देखोगे तो बढ़ती जनसंख्या, अधिक मांग और असमान पहुंच। मतलब बढ़ती जनसंख्या बढ़ रही है, अधिक मांग हो रही है पानी की, असमान पहुंच है। मतलब कई ऐसे क्षेत्र में जहाँ पानी की जो बूंद के लिए बहुत तरसता है। तो ये एक प्रमुख समस्या है। लेकिन अब देखो बढ़ती शहरीकरण का भी ये प्रभाव डालेगा। औद्योगिकरण, ये सब क्या है, एक नवीकरण संसाधन को क्या करेगा, संरक्षण तो नहीं करेगा लेकिन प्रबंधन की आवश्यकता है। आगे की और क्वेश्चंस को देखें तो यहाँ देखो प्राचीन भारतीय में जलाकृतियां, मतलब जो प्राचीन समय में भारत की जो जलाकृतियां कैसी रही, कैसे जल का संरक्षण किया जाता था, है ना। तो पॉइंट नंबर 1, ईस्वी से 1 शताब्दी पहले इस्लामाबाद के नजदीक सिगवोरा में गंगा नदी के बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रह तंत्र बनाया गया था। क्या बनाया गया था, मतलब एक ईसा पूर्व क्या बोला, एक गंगा नदी के बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। 2 पॉइंट को देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय बहुत स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों के निर्माण का कार्य कराया गया था। ये सब तो पढ़ा हिस्ट्री में। कलिंग ओडिशा, नागार्जुन आंध्र प्रदेश में है, बेन्नूर कर्नाटक में है, कोल्हापुर महाराष्ट्र में है, और उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिलते हैं। 4 पॉइंट में देखो अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में एक भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। ये आप फैक्ट है, आप पढ़ सकते हो। नंबर 5 पॉइंट है 14वीं शताब्दी की इल्तुतमिश ने दिल्ली में सिरीकोट क्षेत्र में जल सिंचाई के लिए हीज खास का एक विशिष्ट तालाब बनवाया था। अब यहाँ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुराष्ट्रीय परियोजनाएं क्या। ये जो बहुराष्ट्रीय परियोजनाएं क्या है समझना होगा। जैसे नदियों पर बांध बनाकर एक बार में अनेक उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। कि मतलब एक कंपनी बनाया जाता है और उसी को क्या किया जाता है कि उस बांध बना करके बहुत सारे उद्देश्य, कोई जल बना रहा है, कोई सिंचाई के लिए पानी ले जा रहा है, तो बहुत तरह से क्या किया जा रहा है, इनका उद्देश्य या प्रयोग किया जाता है। अब देखो क्या है, अब देखते हैं कि बांध क्या है। बहते जल के रोकने और दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा, जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा
जलभरण बनाती है। मतलब ऐसे आप ये कह सकते हो कि बांध क्या काम करता है, बहते जल को रोकना, दिशा परिवर्तित करना, और पानी की जो धारा है उसको क्या करना, कम करना, धीमी करना, ये सब है। जलाशय में है वो पानी भर जाना, यही सब एक बांध का काम करता है। आगे की ओर देखें तो जो बांध है, बांध से हमें क्या क्या लाभ हो, अगर हम बांध बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं भाई, इनका क्या लाभ हो सकता है। देखो, सिंचाई, हम सिंचाई में बांध का पानी का प्रयोग कर सकते हैं। वही विद्युत उत्पादन में हम प्रयोग कर सकते हैं कि हम बिजली बना सकते हैं बांध से। वही घरेलू तथा औद्योगिक आवश्यकताएं तो जल आपूर्ति किया जा सकता है बांध से। बाढ़ नियंत्रण किया जा सकता है, क्योंकि अगर बांध होगा तो जो पानी की जो धाराएं हैं जो धीमी रहेगी, वहां एकत्रित रहेगी, तो ये क्या है, बाढ़ भी नियंत्रित किया जा सकता है। और मनोरंजन तथा पर्यटन स्थल भी बन सकता है। आज ऐसी जगह जाओगे तो क्या है, वहाँ जो बांध है एक पर्यटन स्थल भी बनाया गया है। जल बहरहा, मत्स्य पालन कर सकते हैं, मछली वगैरह पाल सकते हैं, तो बहुत सारे क्या है लाभ से बांध बनाने से। अब यहाँ समझते हैं कि बांधों को बहुराष्ट्रीय परियोजना क्यों कहा जाता है। अब बांध को बहुराष्ट्रीय परियोजना क्यों, बहुउद्देश्य का क्या मतलब है ना। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो बांध बहुत तरह से हम उपयोग कर सकते हैं, उसलिए बहुउद्देश्य परियोजनाएं कहा जाता है। समझ गया। अब देखो इसका पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट में दी हुई कि बांध से एकत्र जल का उपयोग एक दूसरे पर निर्भर है। मतलब जो बांध है, जो एकत्र जल का जो उपयोग एक दूसरे पर निर्भर है, हम अपने में डिपेंड है कि हम उसको पानी को कैसे यूज करें। सेकेंड पॉइंट में देखो तो बांध का जो निर्माण है बाढ़ नियंत्रण या सिंचाई, बिजली उत्पादन और वितरण के लिए किया जाता है। ये हम बांध का जो उपयोग है बाढ़ का नियंत्रण में भी कर सकते हैं, सिंचाई, बिजली उत्पादन, वितरण, ऑलरेडी हमने इसमें पढ़े थे लाभ में, वही दिया है। थर्ड पॉइंट में देखो तो जल, वनस्पति, मिट्टी के संरक्षण के लिए बांध का निर्माण किया जाता है कि अगर बांध बनाया जाए तो जल की भी क्या होगा, संरक्षण होगा, वनस्पति का भी होगा, और मिट्टी की जो क्षयशील हो रहा है वो भी क्या होगा, नहीं होगा। तो ये भी एक लाभ है। 4 पॉइंट में देखो तो ये पर्यावरण को बढ़ावा देने में भी मदद करता है कि आप देखो होंगे कि ऐसी जगह जहाँ पर पानी की जो धाराएं बहुत ही सुंदर है, या एक तरह से कहा जा सकता है कि ऐसी जगह फेमस जगह है, वहाँ पर्यटन टूरिज्म आकर्षित हो जाता है। तो ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अब आगे की ओर देखें तो यहाँ जवाहरलाल नेहरू ने बांधों की आधुनिक भारत के मंदिरों क्यों कहा। मतलब जो जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को, बांध जो है वो आधुनिक भारत के मंदिर क्यों कहा, इसका क्या कारण हो सकता है, बढ़ता है। बांधों से अनेक लाभ है, हमें क्या है, बांधों से अनेक लाभ होते हैं और ये विकास में योगदान करते हैं। क्या करते हैं, विकास में योगदान करते हैं, इसलिए नेहरू जी ने इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा था, है ना। हमने पता है कि बांधों से क्या क्या हम लोग कार्य कर सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने कहा आधुनिक भारत का मंदिर। अब यहाँ पूछा जा सकता है कि आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू। आगे की ओर देखें तो भारत में बहुराष्ट्रीय परियोजनाएं, जो भारत में क्या क्या बहुउद्देशीय परियोजनाएं चलाया जा रहा है, यहाँ हम बहुउद्देशीय। अब यहाँ देखो कि स्वतंत्रता के बाद उनके एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन दृष्टिकोण के साथ लॉन्च किया गया। बंद करने का क्या मतलब कि जो भारत में बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं, और उनको जो भारत जो स्वतंत्र होने के बाद जो जल प्रबंधन हुआ, उनका एक क्या किया गया, जगह जगह पर कुएं खोदे गए, है ना, बहुत सारा जल संसाधन बचाने के लिए, संरक्षण करने के लिए बनाया गया। सेकेंड पॉइंट में देखो तो जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को गर्व से आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में घोषित किया था। फिर तीसरा पॉइंट में देखो तो ये कृषि और ग्राम अर्थव्यवस्था के विकास को तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण अर्थव्यवस्था के विकास के साथ एकीकृत करेगा। तो ये आप कह सकते हो। अब यहाँ देखें तो
बहुउद्देश्य नदी और घाटी परियोजनाएं, ये एक परियोजना है। अब इसके क्या मतलब है कि जो नदी पर जो बांध बनाकर इससे अनेक प्रकार के उद्देश्यों को पूरा करना, और बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना कहलाता है। कहने का मतलब इनका अगर पूछा जाता है कि बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना क्या है, मतलब नदी या बांध बनाकर अनेकों प्रकार के उद्देश्यों को हम पूरा करें। जैसे हम वहां से सिंचाई करें, औद्योगिक लगाएं, फसलों को उगाएं, बहुत तरह से हम उपयोग कर सकते हैं, और इसी को हम बोल सकते हैं बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना। समझ गए होंगे। आगे और देखते हैं। अगर देखोगे बहुउद्देश्य नदी घाटियां परियोजना के उद्देश्य, अब यहाँ आप देख रहे हो कि बहुउद्देश्य नदी घाटी आज जगह जगह आप जाओगे बांध बन रही है, तालाबें बन रही है, बहुत तरह से है ना। तो इनका उद्देश्य क्या है? तो देखो, जल विद्युत उत्पादन करना, मतलब जल से क्या करना, बिजली पैदा करना, सिंचाई सिंचाई सुविधा प्रदान करना, घरेलू या औद्योगिक जल आपूर्ति करना, और नौचालन का या पर्यटन को आकर्षित करना, और बाढ़ नियंत्रण करना, और मछली पालन। ये सब क्या है? उद्देश्य बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना। अब देखें कि जो बहुउद्देश्य नदी परियोजनाओं के क्या क्या लाभ, फिर आप इसके जो बहुत सारे उद्देश्य हैं, लेकिन हमें क्या इससे लाभ है? देखो, सिंचाई से हमें लाभ हो सकता है, विद्युत उत्पादन से, बाढ़ नियंत्रण हो गया, मत्स्य प्रजनन हो गया, हम मत्स्य मतलब मछली को पाल सकते हैं, अंतर्देशीय नौवाहन कर सकते हैं। अगर हम नदी में हैं तो क्या कर सकते हैं, एक तरफ से नाव के द्वारा दूसरे राज्य जा सकते हैं, दूसरे स्टेट जा सकते हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट हो गए, और घरेलू और औद्योगिक उपयोग में भी कर सकते हैं। आगे की ओर करें तो यहाँ बहुउद्देश्य नदी परियोजनाओं की आलोचना, कि बहुउद्देश्य जो नदियां हैं और परियोजनाएं हैं, इनकी आलोचना करना है, क्या ये सही है? देखो, तो नदी के जो प्राकृतिक प्रवाह को प्रभावित करता है, कि जो अगर आप देखो कि नदी बह रही है, अब बह रही है वो प्राकृतिक है ना, और वो प्रभाव करती है कि उसको धीमी कर रही है, और जलाशय के अत्यधिक अवसादन एकत्रित होते हैं। नंबर 2, नदी के जलीय जीवन के नकारात्मक तरीके से प्रभावित करता है, कि जो नदी के जितने भी जलीय जीवन है वो नकारात्मक तरीकों से प्रभावित तो करता है। अगर आप देखो कि अगर हम बांध बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं नदी में ऐसी चीजें आएगी, जैसे लकड़ी आ गए, बड़े बड़े एक तरह से कह सकते हो पेड़ पौधे आ गए, मतलब घास वगैरह, तो ये क्या है कि गंदगी हो जाएगी, एक तरफ से जहां पर बांध बनाई गई है वहां जमा हो जाएगी, राइट। 3 पॉइंट में देखो तो स्थानीय समुदायों का बड़े पैमाने पर विस्थापन हो रहा है, कि जो स्थानीय समुदाय हैं तो बड़े पैमाने पर विस्थापन। अब क्यों? अब यहाँ क्या मतलब, वो जहां पर जल है वहां जाना चाहता है। नंबर 4 पॉइंट में देखो तो बाढ़ के मैदान पर बनाए गए जालस्य मौजूद वनस्पति को डुबा दें और एक समय के बाद मृदा का क्षरण करेंगे। तो ये सब एक आलोचना है, आप इसे मिस आउट कर सकते हैं, इसे नहीं भी कर सकते हैं, इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर आप देखो नर्मदा बचाओ आंदोलन, अब ये बहुत फेमस आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन, और इसमें क्या हुआ था? देखो, फर्स्ट पॉइंट में अगर देखो तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध निर्माण के विरोध में था, कि जो नर्मदा नदी बनाया जा रहा था तो उस समय सरदार सरोवर बांध के नाम से जाना जा रहा था, तो उस समय विरोध किया गया था। और ये क्या है? आंदोलन गैर सरकारी संगठन द्वारा संचालित, एनजीओ के द्वारा क्या किया जाता था? संचालित किया जाता था। नंबर 3 पॉइंट में देखो तो जनजातीय लोगों, जितने जनजातीय लोगों और किसानों, पर्यावरणविदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में लाभ बंद होना, मतलब उन्होंने नहीं काम करने दी, वहां पर बांध बनाने थे लेकिन उन लोगों ने विरोध करी। फिर देखो कि आरंभ में यह आंदोलन जंगल के बांध के पानी में डूबने के मुद्दे पर केंद्रित रहा, मतलब उन लोगों का मानना है अगर यहाँ बांध बनेगा तो बाढ़ के समय में क्या होगा, वहां के आसपास के जंगलों के जो वन है वो क्या होगा, डूब जाएंगे, टूट जाएंगे,
तो इन वजह से वहाँ की जनजातियों ने क्या करी थी, विरोध करी थी, और ये नर्मदा बचाओ आंदोलन। आगे की ओर देखें और यहाँ भी देखें तो बांध में इसका जो लक्ष्य है विस्थापित का पुनर्वास करना होगा। देखो अब इस आंदोलन को देख लो, यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो विरोध कर रहा है। अगर हम अब देखते हैं कि भूमिगत जल, अब भूमिगत जल के बारे में कुछ लोगों को पता ही नहीं है। अब देखो मृदा के नीचे बिछे हुए सेले, स्तरण, छिद्रों और परतों में एकत्रित होने वाला जल तो हम भूमिगत जल बोलते हैं। आप देखो नल हम मिट्टी के जो अंदर जो जल हम हैं उसी को हम भूमिगत जल कहते हैं। समझ गए होंगे, इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। अगर और देखते हैं वर्षा जल संग्रहण। अब देखो ऐसे स्टेट आप राजस्थान जाओ तो वहां पर पानी की जो कमी बहुत झेली जा रही है। इस कारण से वहां की जो जल है वहां संरक्षण किया जाता है। एक बहुत सारा एक टेक्निक लगा करके वहां पर आइडियाज लगा करके पानी को क्या कर रहा है, संरक्षण कर रहा है। कैसे कर रहा है अभी देखेंगे। एक पॉइंट में देखो तो एक तकनीकी जिसमें वर्षा जल को खाली स्थानों, घरों में, टैंक में, घरों के जो टैंक है और बेकार पड़े कुएं में भरा जाता है। जो बेकार पड़ गया है वो कुआं में क्या भरा जाता है, बाद में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये एक टेक्निक उपयोग किया जाता है। फिर देखोगे पर्वतीय क्षेत्रों में, जो पर्वत क्षेत्र हो गया जैसे गुल तथा कुल जैसे वाहिकाओं से नदियों की धारा का रास्ता बदलकर खेती की सिंचाई के लिए भी प्रयोग की जाती है। और देखो राजस्थान के पानी का जो जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण आम तकनीक है। मतलब वहाँ लोग क्या है कि जो छत में एक बड़े से टैंकर्स लगे होते हैं, टैंकर्स नहीं बोल सकता, टैंक वगैरह, और इसमें पानी गिरता है तो वहाँ एक टैंक में क्या होता है, जमा होने लगता है वर्षा के दिनों में खासकर। अब देखते हैं, आप यहाँ भी देख सकते हो इनका इमेजेस कैसे राजस्थान में जल संरक्षण को किया जा रहा है। अब वहां पर जो एक तरफ से तालाब बनाया गया है, झील बोल सकते हो। अब देखते हैं कि वर्षा जल संचयन की विधियां क्या है। अगर हम वर्षा जल कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं, तो हम इनकी जो विधियां हैं क्या है इनको समझते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्र में जो लोगों ने कृषि के लिए गुल और पुल जैसी वाहिकाएं बनाई, और लोगों ने पश्चिमी हिमालय में गुल और पुल जैसी वाहिकाएं बनाई। 2 में देखो पश्चिमी बंगाल में बाढ़ के दौरान बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते हैं। नंबर 3 में देखोगे तो राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में कृषि क्षेत्रों की बरसाती भंडार संचारणों में परिवर्तित किया गया। ये जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढों का निर्माण, छत पर वर्षा जल संचयन, और बीकानेर, फैलादी, वडमोर पीने हेतु भूमिगत टैंक या टंका, मेघालय में बांस के ड्रिप सिंचाई प्रणाली। ये बहुत सारी विधियां आप पढ़ लेना, ये वाले की इंपॉर्टेंस नहीं है, आप इसे छोड़ भी सकते हो। आगे देखेंगे कि ताजे पानी के स्रोत। हमें यहाँ ताजे पानी के जो स्रोत है कहाँ से मिलते हैं, ताजे पानी के जो स्रोत हैं हमें कहाँ से मिलते हैं। अगर देखोगे तो सूत्रों का कहना है कि लगभग सभी ताजा पानी के मूल स्रोत हैं। मतलब सूत्रों के अनुसार कहें तो सभी जितने भी पानी, चाहे समुद्र का हो, वो भी ताजा पानी है। लेकिन यहाँ क्या समझने वाली बात क्या है, वर्षा से वातावरण के रूप में धुंध, बारिश, बर्फ और धुंध, बारिश और बर्फ के रूप में गिरने वाले ताजे पानी में वातावरण से घुलने वाले सामग्री और समुद्र और भूमि से सामग्री होते हैं जिस पर बारिश वाले बादलों ने यात्रा की है। अब कहने का क्या मतलब, आप सिंपल से इसको याद रखना। जब वर्षा होती है तो वर्षा में क्या होता है कि हम लोग एक नए पानी को देखते हैं, उसी को ताजा पानी बोलते हैं। जहां आप नदियां में देखो तो नदियां में जो प्रवाहित होती है उसी को हम बोलेंगे ताजे पानी के स्रोत। ओके, अब देखो कैसे वर्षा जल
जो बारिश होता है उसी को हम ताजा जल बोल सकते हैं। अब देखो सतही जल जिसमें नदियां झीलें आदि, ये भी क्या है, ताजा क्या है, पानी। जैसे भूजल हो गया, तो भूमि के जो संग्रहित जल है जो बारिश में रिचार्ज हो जाता है। रिचार्ज का मतलब आप देखो कि भूमि के अंदर क्या है, जल है। जब वर्षा होती है तो जो वर्षा का जो पानी है भूमिगत में चला जाता है, तो वो एक तरफ से रिचार्ज हो गया, समझ गए होंगे, भूजल। तो ये सब क्या है, ताजे पानी के स्रोत हैं, आपने समझ गए होंगे। आप इसे लिख भी सकते हो, या आप मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन करके इसका जो पीडीएफ वहां पर हम अपलोड कर देते हैं। अब देखते हैं कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली क्या है। जो बांस के द्वारा एक तरह का एक बहुत सिंचाई प्रणाली किया जाता है। अब ये कैसे है अभी समझते हैं। नदियों और झरनों के जल को बांस के बने पाइपों द्वारा एकत्रित करके सिंचाई करना बांस ड्रिप सिंचाई कहलाता है। अब यहाँ समझ में नहीं आया होगा कि जो नदिया का पानी हो, चाहे झरना का पानी हो, या चाहे तालाब का पानी हो, जब बांस के पाइपों के द्वारा जब सिंचाई करी जाती है तो वहां क्या हो गया, बांस ड्रिप सिंचाई कहा जाता है। तो सबसे एकदम सिंपल सा डेफिनेशन से देना है। अगर आप देखो यहाँ और भी दे, प्राचीन भारत में जल संचरण, इसको समझते हैं कि जो प्राचीन समय में जो जल को या पानी को कैसे संरक्षण किया जाता था, इसको हम समझेंगे। मैंने ऑलरेडी इसका जो पढ़ाया था, चलो एक बार एक पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में देखो तो पहली शताब्दी ईसा पूर्व इलाहाबाद में परिष्कृत जल संचयन प्रणाली थी। अब चंद्रगुप्त के बारे में देखो तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने समय में बांध, झील, सिंचाई प्रणाली बड़े पैमाने पर बनाई गई। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में जो कलिंग थे, उन्होंने नागार्जुन में परिष्कृत सिंचाई कार्य कराया था। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में बेन्नूर, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बहुत सारे ऐसी जगह में क्या है, बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया गया था उस समय भी। अगर देखो 11वीं शताब्दी के जो में बनी भोपाल झील अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक थी। अब देखो 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने पानी की आपूर्ति के लिए दिल्ली का हौज खास में एक टैंक का निर्माण श्री किला क्षेत्र में किया। तो ये सब बहुत सारे ऐसे राजाएं थी, शासक थे, उन्होंने भी प्राचीन समय में जल संचयन को महत्व दी। अब देखो ढाका। अब यहाँ ढाका से समझ में नहीं आया होगा, ये ढाका क्या है, समझते हैं ढाका क्या है, ये ढाका क्या है। अगर देखो टैंक एवं पारंपरिक तकनीकों का थार रेगिस्तान में प्रयोग किए जाने वाले पानी का एक बड़ा गड्ढा, मतलब एक बहुत बड़ा गड्ढा जो रेगिस्तान में बनाया जाता है, इसी को बोला जाता है ढाका। इसमें क्या होता है, इसमें पानी को इकट्ठा किया जाता है और तथा बाल्टी की मदद से बाहर निकालकर उपयोग लिया जाता है। और क्या किया जाता है, मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में ही बनाया जाता है। जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र है, जो रेगिस्तान में रहते हैं, तो वही लोग बनाते हैं और वही लोग उपयोग करते हैं। ढाका सामान्यतः गोलकार का ही होता है, मतलब गोल टाइप का होता है। मैंने अगले इमेजेस मैंने आपको दिखाए थे, लेकिन वर्तमान में चौकोर टके भी बनाए जाते हैं। अब देखो क्या है कि और क्या किया जाता है, वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। इससे जल की जो कमी वाली जो गर्मी ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध कराने वाला जल स्रोत बनाता है। मतलब जो ढाका है ना, रेगिस्तान जगहों में ये बहुत ही प्रोबेबिलिटीज का काम करती है। एक टाइप से कह सकते हो कि जल ही जीवन है और लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस हो जाता है। अब देखते हैं कि पालर पानी। ये पालर पानी क्या है भाई, पालर पानी। तो पालर पानी जो क्या है समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है क्वेश्चन। ये पानी एक रूप है, वो अपनी जो सीधी बरसात से हमें बारिश द्वारा प्राप्त होता है और वो धरातल पर बहते हुए नदी, तालाब आदि के माध्यम से रोका जाता है। तो ऐसा पानी जो पालर पानी कहलाता है। अब समझ में नहीं आया होगा या किसी को समझ में भी आ गया होगा, समझा। जो पानी है
जो वर्षा का जो पानी है जब धरातल में गिरती है और नदी तालाबें वगैरह में भर जाती है, उसी को हम बोलते हैं पालक पानी। समझ गया? आप इसको सिंपल फॉर्म में समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि वर्षा जो जल पानी जो भूमिगत टैंकों में जमा होता है, आप ये भी मान सकते हो कि जो टैंक में जो वर्षा पानी जमा हो गया उसी को भी पालर पानी कह सकते हैं। और पीने योग्य पानी, इसे पालर पानी कहा जाता है, पीने योग्य पानी। आगे देखते हैं, राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में वर्षा का क्या महत्व है? कि मतलब जो राजस्थान में शुष्क क्षेत्र कैसे बोलेंगे? जहाँ पर वर्षा कम होती है और वहाँ पानी की कमी होती है, ऐसे क्षेत्रों को हम शुष्क क्षेत्र कहते हैं। अब देखो वहाँ के जो राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में इसका जो क्या महत्व है पानी का, देखो। अब देखो पॉइंट नंबर 1 में दिया है कि ये पेयजल का मुख्य स्रोत है, पीने का जो मुख्य स्रोत है वहाँ के लोगों के लिए, जब अन्य सभी स्रोत सूख गए हो। नंबर 2 है, इसे पेयजल का शुद्धतम रूप माना जाता है, मतलब इसको शुद्ध माना जाता है वहाँ के लोग कि जो वर्षा जल। गर्मियों में यह टैंक भूमिगत कमरों और उनसे जुड़े कमरों को ठंडा और साफ रखता है। जो पालर पानी है जो जमा किया जाता है एक तरह से टैंक बना करके। अब देखते हैं कि इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भारत में देश में जल का अभाव बढ़ने का क्या कारण है? कहने का क्या मतलब है भाई, मतलब जो भारत देश में जल क्यों कम पड़ रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है? अब यहाँ सबसे पहले समझना होगा ये कि जो भारत चाहे एक मानसूनी जलवायु वाला देश है ना, वहाँ पर हमें मानसून में सबसे ज़्यादा बारिश देखने को मिलता है। और क्या होता है, तो सेकेंड पॉइंट में देखो तो कई बार मानसून असफल होने से जल की कमी बढ़ रही है। कि कई बार आप देखो 2023 या 2022 में देखो तो बहुत कम वर्षाएं हुई, कई ऐसी जगह में तो वर्षाएं भी नहीं हुई। तो ये क्या है, जो पानी की जो कमी या अभाव हमें देखने को मिला। नंबर 3 पॉइंट में अगर देखोगे तो सिंचाई की जो जल की मांग तीव्र हो गई। क्या हो गई? तीव्र हो गई। क्यों हो गई? कि जनसंख्या बढ़ रही है और इसी हिसाब से जंगलों को काट करके खेती किया जा रहा है। तो ये एक क्या है, सिंचाई की जो मांग है। नंबर 4 पॉइंट में अगर देखो तो औद्योगिक क्रियाओं के कारण भूमिगत जल स्तर का गिरना, शहरीकरण की गति में वृद्धि करने के कारण जल संसाधन को बढ़ता दबाव, मतलब जो शहरीकरण तेजी से वृद्धि हो रही है ना, तो इस कारण से जो अधिकांश जल है क्या है, समुद्र बोल रहे हैं, शहरी की ओर पलायन कर रहे हैं, वहां यूज कर रहे हैं। 6 पॉइंट में देखो तो बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के कारण क्या हो रहा है, जल की अभाव है, समय समय में वर्षा नहीं होती है। तो ये सब बहुत सारे कारण है, अभाव से। आप इसे पढ़ लोगे, इसे लिख सकते हो, इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखते हैं कि अत्यधिक सिंचाई के नकारात्मक प्रभाव। अब आप अधिकांश जगह में देखोगे, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ऐसी जगह में देखोगे सबसे ज्यादा फसलों की उगाई की जाती है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अगर हम अत्यधिक सिंचाई करेंगे, अत्यधिक हल जोतेंगे, तो क्या नकारात्मक, क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा मिट्टी पर, इसको समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, इससे क्या होगा, मिट्टी के जो लवणीय जैसे बड़े पारिस्थितिक परिणाम हो सकता है। इससे क्या होगा, जो मिट्टी अगर हम क्या करेंगे, अत्यधिक सिंचाई करेंगे तो लवणीय बन जाएगा, एक तरह से बालुए बन जाएगा, है ना, समझ गए होंगे। सेकेंड पॉइंट में देखो तो इससे मिट्टी की जो उर्वरता में कमी आएगी। जो अगर हम एक साल में 3 या 4 फसलों को उगाएंगे तो वहां की जो मिट्टी की उर्वरता में कमी आएगी, ये समझ गए। नंबर 3 में देखो पॉइंट में, इससे पानी की कमी हो जाती है। इससे क्या हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। अगर हम सिंचाई अधिक करेंगे तो मिट्टी में क्या करेगा, पानी को अधिक सोख लेगा, नीचे चला जाएगा। तो ये एक नकारात्मक जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। आगे की ओर देखें तो आज का जो वीडियोस है इतना ही, और यहाँ इस टॉपिक का जितना भी मैंने पढ़ा है वो कंप्लीट हो चुका है। आप
इनका जो डीपीपी या पीडीएफ आप टेलीग्राम में मिल जाएगा। और इसी तरह हम लोग इनका जो प्रश्न उत्तर है, क्वेश्चन आंसर है, हम अपलोड करेंगे। और इनका जो पीडीएफ अगर आप चाहते हो तो आप व्हाट्सएप में भी ज्वाइन कर सकते हो, मैं और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।